नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर की लड़ाई के कारण और परिणाम का लेक्चर वीडियो। इस लेक्चर वीडियो में आपको पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सुपरमेसी पावर को कैसे स्थायित्व प्रदान किया, स्टेबल किया, वो कारण क्या था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि पलासी के युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में और बक्सर हुआ था 1764 ईस्वी में। तो पलासी के युद्ध के बाद उसकी काफ़ी पकड़ मजबूत हो गई, लेकिन बक्सर युद्ध बाद उसके सुपरमेसी पावर पर मुहर लग गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बक्सर पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और सुजाउद्दौला जो था बंगाल का नवाब, उसकी हार हुई थी। इसके कारण क्या थे? इसके कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्थिति काफ़ी अच्छी थी बंगाल के नवाब की, लेकिन उसके कुछ दरबारी थे, उनके षड्यंत्रों के कारण वो सुजाउद्दौला जो है पलासी के युद्ध में हार गया और उसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। उसके बाद से बंगाल के गद्दी पर मीर जाफ़र बैठा। मीर जाफ़र, जिसे अंग्रेज़ों ने समर्थन दिया था और उसने षड्यंत्र किया था और विश्वासघात किया था सुजाउद्दौला के साथ, और एक मोटी रकम हर्जाने के रूप में, उपहार स्वरूप और हर्जाने के रूप में उसने अंग्रेज़ों को कृतज्ञता के रूप में दिया था। तो इस तरह से मीर जाफ़र की तरफ से 24 परगने की ज़मींदारी भी अंग्रेज़ों को मिल गई और इसके अलावे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज़ों को मुफ्त व्यापार करने के अधिकार भी प्राप्त हो गए। तो ये था पलासी के युद्ध के बाद बंगाल की गद्दी पर मीर जाफ़र को बैठाने के फी, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तो ये प्रश्न होता है कि जब मीर जाफ़र गद्दी पर बैठ गया, वो भी अंग्रेज़ों के सपोर्ट से, तो ऐसे क्या कारण हुई कि मीर कासिम गद्दी पर बैठा, और फिर मीर कासिम के समय में वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण से बक्सर का युद्ध हुआ, तो जिसके बाद से अंग्रेज़ों की शक्ति को जो स्थायित्व प्रदान हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीर जाफ़र जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं थी, आंतरिक कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मिदनापुर के राजा राम सिंह और पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदार जो थे, उसे अपने शासक मानने से इनकार कर रहे थे। इसके अलावा मीर जाफ़र जो था, अपने कुछ साथियों पर विश्वास नहीं करता था, उनकी वफादारी पर उन्हें संदेह था। जैसे कि वो उसके अधिकारी कौन थे? दुर्लभ राय। लेकिन दुर्लभ राय को अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए मीर जाफ़र कुछ कर भी नहीं सकता था। तीसरी बात, मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। अब ये भी लगा हुआ था कि किस तरह से बंगाल की शक्ति को अपने अधिकार में कर ले। और चौथी बात वो था कि अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था, इतना करने के बाद भी, यानी कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को क्या कुछ नहीं दिया, इसके लिए पूरी आर्थिक स्थिति बंगाल की ख़राब हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज़ इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे मीर जाफ़र पे। उन्हें कहीं ना कहीं ये था कि मीर जाफ़र डच कंपनी के सहयोग से बंगाल के अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मानना था अंग्रेज़ों का। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे कारण थे जो मीर जाफ़र बंगाल की गद्दी पर बैठ कर भी अब एक अस्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। और तीसरी बात है, मीर जाफ़र के पुत्र, इसी बीच जो इस तरह के घटनाक्रम हो रहे थे, तो इसी बीच मीर जाफ़र के पुत्र मीरान की मृत्यु हो गई और इस तरह से उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। क्योंकि मीरान के पुत्र, अब जब उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जब मतभेद हुआ, तो एक तरफ था मीरान का पुत्र और दूसरी तरफ मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम, कि कौन गद्दी, बंगाल के नवाब कौन बन सकता है। तो लेकिन उस समय तत्कालिक जो गवर्नर था बंगाल का, वांसी टॉट, उन्होंने मीर कासिम का पक्ष लिया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मीर कासिम बंगाल का नवाब बना मीर जाफ़र के बाद, और उसके समय में कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण से बक्सर का युद्ध हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि
आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मीर कासिम रक्तहीन क्रांति के माध्यम से, रक्तहीन यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ था, कोई मनमुटाव नहीं हुआ था, वो स्वतः अंग्रेज़ों के सहयोग से मीर कासिम जो है गद्दी पर बैठा। 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। लेकिन बंगाल के नवाबी उसे रास नहीं आई। 1757 के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठने वालों में मीर कासिम सबसे अधिक और दूरदर्शी था, क्योंकि भले ही मीर कासिम अंग्रेज़ों के सपोर्ट से, समर्थन से गद्दी प्राप्त किया था, लेकिन वह कहीं ना कहीं ये चाहता था कि बंगाल को अंग्रेज़ों की चंगुल से मुक्त किया जाए, उनकी जितने भी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ति करके उन्हें साइड किया जाए, ताकि वो बंगाल में किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें। तो इस तरह से, इस दृष्टि से उसे योग्य और दूरदर्शी कहेंगे। उसने अपने साहस एवं कूटनीति के सहारे बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। अतः वह एक योग्य प्रशासक भी था, लेकिन उसकी योग्यता ही उसके पतन का कारण बनी। यानी कि जिस तरह से वह अंग्रेज़ों को साइड करना चाहता था, बंगाल को अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचाना चाहता था, और इस तरह से उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उसके पतन के कारण बने, क्योंकि अंग्रेज़ों को लग गया कि कहीं ना कहीं यह अंग्रेज़ों के समर्थन में नहीं है और उनके खिलाफ कार्य कर रहा है, उनकी व्यापार को यहाँ से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये अंग्रेज़ों को महसूस हुआ और यही मीर कासिम के पतन के कारण भी बना, या ये कह सकते हैं ये भी बक्सर के युद्ध का प्रमुख कारण था। क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि मीर कासिम जो है अंग्रेज़ों के हाँ में हाँ मिलाने वाला शासक नहीं था, अतः दोनों के बीच संघर्ष होना तो अनिवार्य था। ये तो सही बात है कि इस तरह की परिस्थिति में जो अंग्रेज़ों की चाल समझे और वो ज़्यादा दिन तक अपनी गद्दी को संभाल नहीं सकता है या गद्दी पर स्थित नहीं रह सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बक्सर युद्ध के कारण। तो बक्सर युद्ध के कारण में सबसे पहला कारण आ जाएगा सत्ता का प्रश्न। सत्ता का प्रश्न कि जो बंगाल की गद्दी प्राप्त थी उस पर अपना सत्ता कायम करना, अपने अधिकार को कायम करना। तो मीर कासिम एक कुशल शासक था, वह बंगाल को अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचाना चाहता था। कंपनी के अधिकारी समझ गए कि नवाब व्यवहारिक रूप से शासन सूत्र अपने हाथ में लेना चाहता था। यानी जो बातें मैंने पहले कही कि किस तरह से अंग्रेज़ समझते थे कि मीर कासिम अंग्रेज़ों की चाल को अच्छी तरह समझता है और इसीलिए वह हस्तक्षेप से मुक्त और अपने अधिकार में करना चाहता था बंगाल की नवाबी को। परंतु अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि नवाब किसी तरह शासन पर अपना प्रभाव कायम करे। वह नवाब को नाम मात्र के शासक के रूप में देखना चाहते थे। यानी कि अंग्रेज़ चाहते थे कि मीर कासिम नवाब रहे, लेकिन एक कठपुतली नवाब, यानी कि वो अंग्रेज़ों के इशारे पर काम करे। लेकिन मीर कासिम तो ऐसा था नहीं। अतः इस तरह से सत्ता का प्रश्न दोनों के बीच संघर्ष का कारण बना। तो ये था एक मुख्य कारण, सत्ता का प्रश्न। द्वितीय प्रश्न था राजा राम नारायण का प्रश्न। मीर कासिम बिहार के नवाब दीवान राम नारायण को गबन के आरोप में दंड देना चाहता था। ये राम नारायण था बिहार का नायब दीवान और उसने कुछ गबन कर रखी थी, तो उसे दंड देना चाहता था। लेकिन राम नारायण भागकर अंग्रेज़ों के शरण में चला गया। परंतु अंग्रेज़ अधिकारी, उस समय अंग्रेज़ अधिकारी गवर्नर जो था वेंसिटॉट था, उसने नवाब की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए राम नारायण को मीर कासिम के हवाले कर दिया। इससे नवाब का मनोबल काफ़ी बढ़ा और अंग्रेज़ों से युद्ध का साहस किया। यानी कि इस समय वेंसिटॉट थोड़ा सा लिबरल था, तो उसने नवाब की प्रतिष्ठा थी उसका ख्याल रखते उसे लौटा दिया। और लौटाना कि इस प्रक्रिया को मीर कासिम ने अपनी जीत समझी। उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया और वो कहा कि वो किसी भी प्रश्न पर जिस पर मतभेद है अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है अंग्रेज़ों के खिलाफ, या उन युद्ध जारी कर सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, वो है शाही फरमान का दुरुपयोग। ये शाही फरमान क्या था, चलिए देखते हैं। शाही फरमान का दुरुपयोग यानी कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी मुगल सम्राट से प्राप्त निःशुल्क व्यापार करने के शाही फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे। यानी कि उसे मुगलों द्वारा अंग्रेज़ों को कुछ ऐसे अधिकार मिले थे जिससे वहाँ फ्री में वो व्यापार कर सकता था।
और अंग्रेज क्या कर रहे थे, इस फ्री व्यापार की जो उनके पावर थे उनका वो लोग मिसयूज कर रहे थे। कैसे मिसयूज कर रहे थे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अंग्रेज़ों को हुआ कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ऐसे व्यापार करेंगे, उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो शाही फरमान उन्हें मिला था, तो दस्तक जिसको कहते थे, उस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। उस दस्तक को वो किसी इंडियंस को उनसे ज़्यादा पैसे लेकर उन्हें बेच देते थे और बोलते थे कि आप फ्री में व्यापार करो। तो इससे जो आर्थिक आमदनी जो होती बंगाल के नवाब को, वो तो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फ्री में तो खुद व्यापार कर रहे थे और भारतीयों को भी दस्तक को बेचकर भाड़े पर देकर उनसे पैसे वसूल कर उनको ही व्यापार करने के लिए उकसा रहे थे। तो इससे तो बंगाल के नवाब को आर्थिक क्षति हो रही थी और ये प्रश्न भी बक्सर के युद्ध का कारण बना। क्यों कारण बना कि ये तो ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब मीर कासिम को इस बात की जानकारी लगी तो उसने क्या किया कि सभी के लिए व्यापार को फ्री कर दिया। यानी कि क्या अंग्रेज और क्या भारतीय सभी फ्री में व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी दस्तक प्रथा या उनके शाही फरमान जो द्वारा जो दस्तक अधिकार मिला था वो धरी की धरी रह गई, कोई काम नहीं आया। तो यही था शाही फरमान का दुरुपयोग। खैर, इस शाही फरमान को हटाने के लिए, यानी जो दस्तक का वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे, इसकी चर्चा करते हुए मीर कासिम ने वेंसटॉट को पत्र भी लिखा था कि देश की सरकार मेरे हाथों में नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कलकत्ता की कोठी से लेकर मीर कासिम बाजार, पटना और ढाका तक जितने भी अंग्रेज प्रमुख, उनके गुमास्ते, अफसर और एजेंट हैं, सभी प्रत्येक जिले में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे कलेक्टर, जमींदार और तालुकदार हो। हर जगह वे कंपनी का झंडा गाड़ते हैं और अफसरों को काम करने से रोकते हैं। तो इस तरह शाही फरमान का दुरुपयोग जो हो रहा था, तो मीर कासिम ने लिखा भी, लेकिन लिखने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने खुद सभी के लिए फ्री कर दिया, जो उसके बक्सर युद्ध का कारण बना। ये कहेंगे कि मीर कासिम के पतन का भी कारण बना। एक तीसरी बिंदु है, वो देखेंगे मीर कासिम द्वारा की गई कार्रवाई, यानी मीर कासिम ने इसके लिए क्या किया। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, यानी शाही फरमान का जो दुरुपयोग कर रहे थे, उसके लिए मीर कासिम ने कंपनी के साथ एक समझौता किया, परंतु कोई हल नहीं निकला। अतः उसने देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। फलतः अंग्रेज एवं भारतीय सभी एक ही पलड़े में आ गए। इससे अंग्रेज आग बबूला हो गया। उन्हें झट मीर कासिम को गद्दी से उतारने और मीर जाफर को उसके स्थान पर नवाब बनने की घोषणा कर दी। यानी कि जब इसने ये निर्णय लिया, सभी के लिए फ्री व्यापार घोषित किया, तो उसके बाद से अंग्रेजों ने का ध्यान इन्होंने खुद अपनी तरफ खींच लिया और इस तरह से मीर कासिम को गद्दी से हटाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेज अफसर ने पटना पर आक्रमण कर दिया। तब मीर कासिम ने क्रोध में आकर पटना में रहने वाले अंग्रेजों का वध करवा दिया। उसने मीर कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, परंतु अंत में वे अंग्रेज से हारकर अवध भाग गया। यानी अब तो ये हो गया कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच ठन गई और मीर कासिम जो है सहायता प्राप्त करने के लिए अवध गया। वह चाहता था कि इन अवध के नवाब, मुगल शासक को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए और ये तीनों संगठन मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करें। तो चलिए देखते हैं आखिर जब वो अवध गया तो उसका क्या हुआ। सबसे पहले बक्सर युद्ध का प्रारंभ है। बक्सर युद्ध का प्रारंभ होता है। आत्मरक्षा का उपाय न देखकर मीर कासिम ने पटना से भागकर अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। ठीक है, उस समय नवाब वजीर शुजाउद्दौला को प्रधानमंत्री के रूप में मुगल सम्राट शाह आलम का साथ भी प्राप्त था। यानी कि उस समय शुजाउद्दौला जो था वजीर था मुगल सम्राट का, वो अवध का नवाब तो था ही। मीर कासिम ने दोनों से ही सहायता करने की प्रार्थना की। उधर 30 वर्षों से अवध का नवाब बंगाल को ललचाई दृष्टि से देख रहा था। यानी कि उसने सहायता मांगी और इसमें अवध के नवाब की अपनी स्वार्थ थी कि क्योंकि वो इस स्थिति से फ़ायदा उठाकर कहीं वो बंगाल का नवाब बने। तो अतः अंग्रेज के विरुद्ध मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम ने मोर्चा कायम किया। अतः तीनों ने मिलकर ये हुआ कि चलो भाई अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया जाए। तीनों की संयुक्त वाहिनी और अंग्रेज़ों की सेना में 1764 के अक्टूबर माह में बक्सर में युद्ध आरंभ हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम
उसके मित्रों की ज़बरदस्त पराजय हुई। यानी कि 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर की लड़ाई हुई, उनकी संगठित सेना और अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इसमें मीर कासिम और उसके जो भी मित्र यानी कि अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम था, उनकी हार हो गई। शुजाउद्दौला रोहिलखंड भाग गया। मीर कासिम भी रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया और 12 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा। अंत में 1777 में दिल्ली के निकट अत्यंत दयनीय दशा में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? मीर कासिम की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत के भाग्य के निर्णायक प्रसिद्ध बक्सर युद्ध का अंत हुआ। अंग्रेजों की यह विजय पूर्ण रूप से निर्णयात्मक थी। इसने पलासी के अधूरे काम को पूरा किया। ये तो बात सही है कि जो उसने अपनी शक्ति कायम की थी, सर्वोच्चता की शक्ति, वो बक्सर युद्ध के बाद उस पर मुहर लग गई। वो अंग्रेज़ों में, भारत में वो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के सामने आया, अंग्रेज़ों का पावर। तो इस तरह से देखिए कि मीर कासिम तो भाग गया, अवध का नवाब रोहिलखंड भी भाग गया, लेकिन शाह आलम द्वितीय और फिर अवध के साथ क्या स्थिति हुई? मीर कासिम तो खैर मारा गया और इस तरह से उसकी नवाबी भी बंगाल से चली गई। अब हम देखते हैं परिणाम, बक्सर युद्ध के परिणाम क्या हुआ। चलिए, बक्सर युद्ध के परिणाम यानी रिजल्ट ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम से संधि कर ली, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से विख्यात है। इस संधि के निम्नलिखित शर्त थे, यानी कि जो संधि की गई अवध के नवाब और मुग़ल शासक शाह आलम से के साथ अंग्रेज़ों की संधि हुई, उसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। वो 2 चरणों में, यानी कि 9 अगस्त को और 12 अगस्त को। देख लेते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, 12 या 16 अगस्त को, या 16 अगस्त को, या 9 या 12 अगस्त को, ऐसे ही था। देखिए क्या होता है। शुजाउद्दौला को अवध का राजा लौटा दिया गया। यानी शुजाउद्दौला जो था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली, उससे समझौता करने को तैयार हो गया अंग्रेज से। तो इससे शुजाउद्दौला को जो अवध का राज था उसे लौटा दिया अंग्रेजों ने। परंतु कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले छीन लिए गए। यानी कि कड़ा और इलाहाबाद जो था आमदनी का मुख्य स्रोत था, तो ये ज़िले अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपये खर्च के रूप में दिया। यानी कि नवाब जो था कंपनी को 50 लाख खर्च के रूप में दिया। अवध की सीमा रक्षा के लिए कंपनी ने नवाब की सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। अच्छा, देखिए क्या हुआ इसमें कि एक तो वह उसका राज लौटाता है अवध के नवाब का, फिर इलाहाबाद और कड़ा का जिला छीन लेता है, फिर उसी से 50 लाख रुपया खर्च के रूप में लेता है अंग्रेज, और अवध की सीमा रक्षा के लिए, यानी कि अवध की सीमा पर, बॉर्डर पर किसी तरह की कोई अधिकार न करे या कोई लड़ाई झगड़ा न करे, इसकी देखभाल के लिए सैनिक सहायता देने का स्वीकार किया। और इस सैनिकों का खर्चा भी वह नवाब से ही लेता था। अंग्रेज़ों की यह नीति बहुत ही गंदी नीति थी। चलिए अब देखते हैं ये हुआ। अब यहाँ देखते हैं मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी प्राप्त की। अब मुग़ल सम्राट ने क्या किया? अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी प्राप्त कर दी। यानी उनके भी जो समझौता हुआ, ये 12 अगस्त को समझौता हुआ था अवध के साथ, और ये मुग़ल सम्राट के साथ 16 अगस्त को। कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में भूमि कर वसूलने का अधिकार मिला। यानी कि मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी प्रदान की, और साथ ही मतलब उसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर जो वसूलने का अधिकार था वो किसको मिला? अंग्रेज़ों को मिला। इसके बदले कंपनी ने उसे कड़ा और इलाहाबाद के दिए। इलाहाबाद यानी जो कड़ा और इलाहाबाद उसने अवध से लिया था वो दे दिया उसने मुग़ल सम्राट को, और इसके अलावा 26 लाख पेंशन के रूप में देने का भी वचन दिया। ये थी संधि। अब आगे देखते हैं। 72 वर्षीय बूढ़े मीर जाफ़र को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना। यानी कि मीर जाफ़र जो जिसके से बंगाल की नवाबी लेकर मीर कासिम को जो दी गई थी, वो फिर से मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया। और उस समय उसकी उम्र कितनी थी? 72 ईयर्स। शासन प्रबंध और न्याय प्रशासन के लिए 53 लाख
53 लाख की सालाना पेंशन मिलने लगी भारत में। तो इस तरह से आपने जो देखा किस तरह से अंग्रेज़ों ने अवध और मुग़ल शासक के साथ समझौता कर लिया, बंगाल की गद्दी पर फिर से अपने मनचाहे शासक को बैठा दिया और मनचाहे रूप से बंगाल को लूटना शुरू किया और वो अपनी सत्ता का केंद्र भी बंगाल को ही बनाया और इसी के साथ उसकी शक्तिशाली सत्ता की सर्वोच्चता सिद्ध हो गई। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की दृष्टि से बक्सर के युद्ध की विजय का विशिष्ट महत्व है। ये अंग्रेज़ों के लिए, बंगाल के लिए तो वो काफ़ी ही शर्मनाक और पतनशील स्थिति थी, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए तो ये स्थिति अच्छी थी। इस विजय के फलस्वरूप केवल मीर कासिम पराजित नहीं हुआ बल्कि अवध के, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा, बल्कि अवध के नवाब वजीर तथा भारत के मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुआ था। भले ही इन्होंने संधि कर ली थी लेकिन पराजय तो इन्हें भी हो गया, पराजित ये भी हुए थे और इससे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को भारत की सैनिक स्थिति के बारे में भी पता चल गया, ये कितने पानी में है ये भी पता लग गया था। इस प्रकार यह संपूर्ण उत्तर भारत की पराजय थी। मुगल सम्राट से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, जिससे अंग्रेज़ों को बंगाल की सत्ता पूर्णता हासिल हो गई। इतना ही नहीं, प्लासी के विजय के फलस्वरूप जो काम प्रारंभ हुआ था उसकी पूर्ति भी बक्सर विजय ने कर दी। आधुनिक भारत के इतिहास में बक्सर के युद्ध को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वस्तुतः बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि कोई भी उसकी शक्ति को हिला नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं जब बैटल ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी होता है, यानी अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता के लिए जो लड़ाई हुई उनमें सबसे पहला था प्लासी, और प्लासी के बाद जो बक्सर हुआ उसने अपनी रही सही कसर पूरी करके अंग्रेज़ों को पूरा स्थायित्व प्रदान कर दिया। और इस तरह से हम देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद जो परिणाम हुए, जिस तरह से अवध के नवाब की हार हुई, अवध और मुग़ल शासक के साथ जो उसने संधि किया, इससे इनकी भी पराजय पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी और इससे अंग्रेज़ों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया था और इस तरह से इसके बाद से अपना स्थायित्व प्रदान करके वो भारत के अन्य हिस्सों को भी अन्य नीतियों द्वारा अपने अधीन करना शुरू कर दिया। तो ये था बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। इसके पहले भी मैं बैटल ऑफ प्लासी अपलोड कर चुकी हूँ और इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ। यदि आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सेल्फ में ट्यूटोरियल में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसमें उनके वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर वीडियो जो है। और लगभग सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं लेकिन कुछ बाकी है। तो यदि आप अभी एग्ज़ाम्स का समय चल रहा है, कोई भी प्रश्न है जो आप के पास अवेलेबल नहीं है आंसर उसका, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजें, हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर अवेलेबल कराया जाए। ओके, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आपके जो भी साथी हैं एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वीडियो उन्हें भी अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और जो वीडियो है अपलोड होते रहे तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।